गुड मॉर्निंग योगेश। कहाँ तक हो गया था बताना एक बार। कहाँ तक कर लिया था? कहाँ तक हो गया था? अच्छा, वो खत्म हो गया ना, क्वेश्चन कर लिए थे उस पे। चलिए, अब वाटर क्रॉप रिलेशन अपने खत्म हो गए हैं, तो स्टार्ट करते हैं कैनाल। अब हम स्टार्ट करेंगे कैनाल। तो हेडिंग आ रही है आप लोग, कैनाल डिजाइन। डिजाइन ऑफ कैनाल। तो सबसे पहली बात तो कि कैनाल क्या होती है। सबसे पहली बात तो कि कैनाल क्या होती है, ठीक है ना। देखो, कैनाल क्या है? एक आर्टिफिशियल वाटरवे होता है। आर्टिफिशियल वाटरवे होता है जो कि पानी को कैरी करने के लिए काम में आता है, ठीक है। अब पानी को कैरी किस लिए करते हैं भाई? बहुत सारे काम हो सकते हैं वाटर को कैरी करने के, ठीक है। हो सकता है कहीं पे हमें इरिगेशन प्रोवाइड करवाना हो सकता है कहीं पे और कोई रिक्वायरमेंट हो ट्रांसपोर्टेशन वगैरह की, ठीक है ना। तो बहुत सारी रिक्वायरमेंट होती है किसकी? इस कैनाल की, ठीक है। तो अगर मैं इसकी एक बेसिक डेफिनेशन लिखना चाहूँ तो ये क्या हो जाएगी? इट इज आर्टिफिशियल चैनल। इट इज आर्टिफिशियल चैनल which is construct to carry water for various purpose, for various purpose, ठीक है ना। एक सेकंड इसकी इंक लेके आता हूँ, ब्लैक वाले की इंक पर मैं थोड़ी, एक सेकंड। हाँ, तो इसे कहते हैं कैनाल, ठीक है ना। बहुत सारे काम हो सकते हैं, इरिगेशन पर्पस के लिए कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा और कोई काम भी हो सकता है, क्लियर है ना। तो सभी ऐसी चीजों के लिए जो एक चैनल हम कंस्ट्रक्ट करते हैं उसे ही कैनाल बोला जाता है, ठीक है। देखो, और कोई प्रोजेक्ट से हमें लेना देना नहीं है, हमें लेना देना है बस खेती बाड़ी से। हम पढ़ रहे हैं इरिगेशन, ठीक है ना। तो अपन किसके लिए कैनाल बना रहे हैं? अपन बना रहे हैं इरिगेशन के लिए, ठीक है ना। कैनाल बना लेते हैं, सॉरी एक सेकंड रुक जाओ बस। एलुवियल सॉइल समझते हो? सॉइल पढ़ ली होगी आपने। एलुवियल सॉइल क्या होती है बताना जरा। एलुवियल सॉइल क्या होती है? तो इतना क्या टाइम दे दो, बताएं जरा। लूज सॉइल होती है, ये कोई बात नहीं है। मजा नहीं आया मतलब आपकी ये बात सुन के? ऐसा एक इंजीनियर वाला आंसर नहीं दिया तुमने, एलुवियल सॉइल क्या होती है। भाई ट्रांसपोर्टेशन होते हैं ना सॉइल के, कोई एयर से होती है कोई आइस से होती है,
तो ग्लेशियर से ट्रांसपोर्टेड होती है। इसी तरीके से वाटर से ट्रांसपोर्टेड क्या होती है, एलुवियल सॉइल। अरे सिंपल बात करो ना, तुम गहराइयों में जा रहे हो, फर्टिलिटी ज्यादा होती है, हाँ मान लिया फर्टिलिटी ज्यादा होती है, पर अगर सिंपल सी बात की जाए कि एलुवियल सॉइल क्या है, तो वो सॉइल जो वाटर द्वारा ट्रांसपोर्टेड है, ठीक है, वाटर जो ट्रांसपोर्ट करता है सॉइल को, उसे क्या कहते हैं अपन, एलुवियल सॉइल कहते हैं ना। हाँ नदी वाली, नदी में जो बह के आती है सॉइल को कहते हैं एलुवियल सॉइल, ठीक है ना। अब देखो हम पहले डिजाइन करेंगे अनलाइन कैनाल, ये हटा दो क्या ये होगा, हम पहले डिजाइन करेंगे अनलाइन कैनाल, उसके बाद करेंगे लाइन कैनाल, ठीक है ना। तो पहले हम डिजाइन करने वाले हैं अनलाइन कैनाल, डिजाइन ऑफ अनलाइन कैनाल। अनलाइन कैनाल क्या, जिनमें लाइनिंग प्रोवाइड नहीं करवा रखी, ठीक है ना, जिनमें लाइनिंग प्रोवाइड नहीं करवा रखी। अब अनलाइन कैनाल जो होती है इन्हें दो टाइप से डिवाइड करा जाता है, एक होती है अपने पास एलुवियल कैनाल, एक होती है अपने पास एलुवियल कैनाल, एक होती है नॉन एलुवियल कैनाल, ठीक है। तो एलुवियल सॉइल कौन सी, जो वाटर ट्रांसपोर्ट करके लाता है, ठीक है ना। तो एलुवियल कैनाल कौन सी होती है, which flow through alluvial soil, which flow through alluvial soil। तो alluvial soil में से जो फ्लो करती है कैनाल, उसे क्या बोलते हैं अपन, एलुवियल कैनाल बोलते हैं। और एलुवियल सॉइल जो ज्यादातर होती है वो सिल्टी होती है, ठीक है, या तो सिल्टी सैंड होगी या क्लेई सिल्ट होगी, मतलब मेजर प्रोपोर्शन जो रहेगा एलुवियल सॉइल का वो सिल्ट रहेगा, क्योंकि नदी नालों में जो बह के आती है वो सिल्ट की आती है, ठीक है ना, क्लियर। जबकि जो नॉन एलुवियल सॉइल होती है वो करती है फ्लो थ्रू हार्ड रॉक और कॉम्पैक्टेड सॉइल, ठीक है। अगर सॉइल कॉम्पैक्टेड है बहुत ज्यादा और या किसी रॉक वगैरह से कैनाल को बनाया जा रहा है, तो उस टाइप की कैनाल को क्या कहा जाएगा, नॉन एलुवियल कैनाल कहा जाएगा, ठीक है। अब देखो हार्ड रॉक में या आपने पत्थर काट के कोई कैनाल कंस्ट्रक्ट कर दी तो उसमें कोई प्रॉब्लम आने वाली है नहीं, क्योंकि ना उसमें सिल्टिंग होगी ना उसमें स्कोरिंग होगी, ठीक है ना। और अगर कॉम्पैक्टेड सॉइल में से कोई इस कैनाल बहती है तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती, ठीक है ना। तो जो नॉन एलुवियल कैनाल्स होती हैं उनकी डिजाइन के लिए हमें कोई स्पेशल मेथड अपनाना नहीं पड़ता, जो सारी की सारी प्रॉब्लम आती है वो किसमें आती है, एलुवियल कैनाल में आती है। तो हम एलुवियल की कैनाल या एलुवियल कैनाल की डिजाइन को कवर करें, ठीक है। तो चाहे आप अनलाइन कैनाल की डिजाइन बोल दो, चाहे आप एलुवियल कैनाल की डिजाइन बोल दो, ठीक है ना। क्योंकि देखो हालांकि नॉन एलुवियल कैनाल में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन जो 99% केसेस में जो कैनाल बनती है वो एलुवियल कैनाल ही होती है, ठीक है। क्योंकि बहुत कम चांस होते हैं कि किसी रॉक वगैरह में से कैनाल को प्रोवाइड करवाया है, ठीक है ना। तो मैक्सिमम जो अनलाइन कैनाल है वो एलुवियल कैनाल टाइप की ही है, ठीक है। तो हम एलुवियल कैनाल की डिजाइन पढ़ेंगे, फटाफट बनाओ इसको फटाफट बनाओ इसको। हो गया, चलिए अब देखिए अनलाइन कैनाल चाहे एलुवियल कैनाल किसी भी डिजाइन अपन क्या करते हैं, अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो छोटी सी हेडिंग इसमें भी डाल लें आप लोग, डिजाइन ऑफ एलुवियल कैनाल, डिजाइन ऑफ एलुवियल कैनाल। पहले हम ये पढ़ेंगे कि भाई एलुवियल कैनाल में अपना क्या दिक्कत है, ठीक है। एलुवियल कैनाल में समस्या क्या आती है, तो इसके लिए स्पेशल डिजाइन मेथड्स हमें अपनाने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो एलुवियल कैनाल के साथ जो दो मेजर प्रॉब्लम्स हैं, दो मेजर प्रॉब्लम जो हैं, पहली है सिल्टिंग और दूसरी है स्कोरिंग। पहली है सिल्टिंग और दूसरी है स्कोरिंग। सभी समझते हो गए आप, आई थिंक। ये मैं कैनाल का क्रॉस सेक्शन बना रहा हूँ, ये क्या है, कैनाल का एक क्रॉस सेक्शन है। कैनाल के क्रॉस सेक्शन में लेट सपोज इसका एरिया है कैपिटल ए और मैंने वेलोसिटी जो है फ्लो की वो बढ़ा दी, फ्लो की वेलोसिटी जो है वो बढ़ा दी। अब फ्लो की वेलोसिटी बढ़ेगी तो इसमें जो सेडिमेंट्स बह के आ रहे हैं उनकी वेलोसिटी भी बढ़ गई, वेलोसिटी बढ़ गई, दैट मींस उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है 1/2 mv स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ गई, एनर्जी बढ़ गई मतलब उनके पास पावर ज्यादा है।
अब वो बह के आएंगे और जो कैनाल के बेड में और साइड में जो मिट्टी के पार्टिकल है, सॉइल के पार्टिकल है, उनसे क्या करेंगे, टक्कर करेंगे। ठीक है, अब टक्कर करके इनको क्या कर देंगे, यहाँ से हटा देंगे और अपने साथ बहा के ले जाएंगे। ठीक है ना, तो होगा क्या कि ये जो कैनाल का क्रॉस सेक्शन है इसमें इरोजन होने लग जाएगा इस तरीके से। ठीक है ना, इसमें क्या होने लग जाएगा, इरोजन होने लग जाएगा और इस कंडीशन को या इस केस को क्या बोलते हैं अपन, स्कोरिंग बोलते हैं। ठीक है ना, तो कब होता है, व्हेन वेलोसिटी इज मोर, जब वेलोसिटी ज्यादा होती है तब क्या होता है आपके पास, स्कोरिंग का केस होता है। ठीक है, दूसरी कंडीशन, अगर मैं वेलोसिटी को कम कर दूं, अगर मैं वेलोसिटी को कम कर देता हूं, तो ये लीजिए वेलोसिटी कम कर दी। अब वेलोसिटी जैसे ही कम करते हैं अपन, तो क्या होने लगता है, जो पार्टिकल्स हैं, जो सेडिमेंट से पानी में बह के आ रहे हैं, वो सेटल होने लग जाते हैं। ठीक है, वो क्या होने लग जाते हैं, सेटल होने लग जाते हैं। तो थोड़े टाइम बाद हमें ऐसी कंडीशन मिलेगी जब कैनाल का क्रॉस सेक्शन कुछ इस तरह का हो गया हो, मतलब पहले ज्यादा था अब घट के कम हो गया। किसकी वजह से, कि भाई जो सैंड पार्टिकल्स थे, सेडिमेंट्स थे, वो क्या होने लग गए, डिपॉजिट होने लग गए। ठीक है, तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं अपन, सेल्टिंग बोलते हैं। कब होती है, when velocity is low, तो ये क्या होती है, सिल्टिंग होती है। ठीक है, सिल्टिंग का फर्क क्या पड़ता है कि डिस्चार्ज कैरिंग कैपेसिटी जो है, डिस्चार्ज कैरिंग कैपेसिटी जो है वो घट जाती है। क्यों, क्योंकि पहली कैनाल इस साइज की थी। ठीक है ना, क्लियर, और डिस्चार्ज कैरिंग कैपेसिटी क्या थी, एरिया इनटू वेलोसिटी। अब क्या हो गई, कैनाल कुछ इस तरह की हो गई, इस तरह की हो गई, दैट मींस इसका एरिया घट गया। एरिया घट गया तो डिस्चार्ज में क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है ना, तो सिल्टिंग की वजह से क्या होती है, डिस्चार्ज कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, और स्कोरिंग की वजह से क्या होती है, कैनाल के टूटने के चांसेस बन जाते हैं। ठीक है, टूट जाती है ना कैनाल, उसी की वजह से टूट जाती है। ठीक है, तो अब हमारे साथ समस्या ये है कि भाई जो वेलोसिटी है कैनाल में, उसको ना तो मैं कम रख सकता हूँ और ना ही मैं ज्यादा रख सकता हूँ। ना तो मैं कम वेलोसिटी रख सकता हूँ, कम वेलोसिटी रखूंगा तो सिल्टिंग होगी, और ज्यादा रखूंगा तो स्कोरिंग होगी, तो समस्या है। ठीक है, तो अब मुझे एक बीच की वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। मुझे क्या करना है, ना तो ज्यादा ना कम, मतलब एक मीडिएट इंटरमीडिएट वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। ऐसी वेलोसिटी जिसमें ना तो स्कोरिंग हो और ना ही सिल्टिंग हो, ऐसी वेलोसिटी को बोला जाएगा क्रिटिकल वेलोसिटी। समझ में आई बात, मुझे क्या करना है, एक ऐसी वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है जिसपे ना स्कोरिंग हो रही हो ना सेटिंग हो रही हो, ऐसी वेलोसिटी को बोलेंगे अपन क्रिटिकल वेलोसिटी, और इस कंडीशन को बोला जाता है क्रिटिकल कंडीशन। ठीक है ना, तो आप लिख सकते हो यहाँ पे, सो वी हैव टू फाइंड, a velocity at which neither silting nor scoring takes place. That velocity is called, critical velocity. And that condition is called critical condition. क्रिटिकल कंडीशन, और दूसरा नाम होता है इसका रिजिम कंडीशन, रिजिम कंडीशन, या इसको कई बार स्टेबल कंडीशन भी बोल देते हैं। ठीक है, बहुत सारे नाम है इसके, इसको स्टेबल कंडीशन भी बोल दिया जाता है। क्रिटिकल कंडीशन बोल दो, स्टेबल कंडीशन बोल दो, या रिजिम कंडीशन बोल दो, सारी एक ही चीजें हैं। ठीक है ना, तो बनाओ इसको फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। फटाफट बनाए। बन गई, बन गया, चलो आगे चलते हैं।
ठीक है। तो अब ये क्रिटिकल वेलोसिटी जो है अनलाइन कैनाल की, इसको फाइंड आउट करने के लिए दो थ्योरीज यूज की जाती हैं। ठीक है, दो थ्योरी यूज करते हैं अपन। पहली होती है कैनेडी थ्योरी और दूसरी होती है लेजी थ्योरी। ठीक है ना, तो दोनों को फाइंड आउट करते हैं। को एक मिनट में पहले अपन समझेंगे कैनेडी थ्योरी को कि कैनेडी थ्योरी क्या है। ठीक है, और फिर समझेंगे अपन लेजी थ्योरी को। ठीक है ना, कैनेडी थ्योरी पुरानी थ्योरी है, पहले यूज की जाती थी, अब लेजी थ्योरी को यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन थोड़ा थोड़ा दोनों के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो पहली थ्योरी जो है दैट इज कैनेडी थ्योरी। दैट इज कैनेडी थ्योरी। अब देखो समझना ध्यान से। एक तो इनका पूरा नाम था आरजी कैनेडी। आरजी कैनेडी, ठीक है। पंजाब पीडब्ल्यूडी में, पंजाब पीडब्ल्यूडी में आप इस तरीके से लिख सकते हो एक्सीएन, या आप एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इन पंजाब पीडब्ल्यूडी, पंजाब पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट। ठीक है ना, ये पूछा गया है एक बार गेट में, इसलिए लिखा रहा हूं। ठीक है, कि भाई कैनेडी कहां पे कौन सी पोस्ट पे थे। ठीक है, और इन्होंने जो इन्वेस्टिगेशन जो किया, ये एक पर्टिकुलर कैनाल सिस्टम है जिसका नाम था अपर बारी दोआब कैनाल सिस्टम। ठीक है, ये अपर बारी दोआब कैनाल सिस्टम, ये एक कैनाल सिस्टम था जिस पे इन्होंने क्या करी, अपनी इन्वेस्टिगेशन करी, और फिर इस कैनाल सिस्टम पे इन्वेस्टिगेशन करके क्या दिया, अपनी थ्योरी दी। ठीक है ना, ये अपर बारी दोआब जो है ये नाम है कैनाल सिस्टम का। दोआब बोलते हैं दो नदियों के बीच वाले एरिया को, और अपर बारी दोआब जो है वो सतलज और ब्यास नदियों के बीच वाले एरिया को बोला जाता है। अपर बारी दोआब जो है वो सतलज ब्यास के बीच वाले एरिया को बोला जाता है। ठीक है, तो वहां पे जो कैनाल सिस्टम बनी हुई है दैट इज कॉल्ड अपर बारी दोआब कैनाल सिस्टम। पूछा गया है एक बार इसमें। ठीक है, कौन सी या कहां पे उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करके अपनी थ्योरी बताई। ठीक है ना, तो देखो ये कैनाल सेक्शन है, ये क्या है, कैनाल सेक्शन है। समझना एक एक बात को ध्यान से, जो थ्योरी इंपॉर्टेंट है इसमें। देखो ये कैनाल सिस्टम है, ये हो गया कैनाल का बेड, और ये हो गई कैनाल की साइड्स। ये हो गई कैनाल की साइड। तो इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट थी कि पहले तो ये पता लगाना था कि इसमें जो सिल्ट बह रही है, इसमें जो सिल्ट बह रही है वो क्या रहती है, सस्पेंशन में रहती है, क्योंकि जो वाटर के साथ सिल्ट बहती है वो क्या रहती है, सस्पेंशन में रहती है। तो अब उसको सस्पेंशन में रहने के लिए कोई ना कोई पावर की जरूरत तो होगी, कोई ना कोई एनर्जी तो चाहिए होगी उसको सस्पेंशन में रहने के लिए। अगर उसको कहीं एक्सटर्नल फोर्स नहीं दिया जा रहा है, देखो भाई ये सिल्ट का पार्टिकल है, ये सिल्ट का पार्टिकल है, तो इस पे डाउनवर्ड क्या लगता है, ग्रेविटी लगता है। ठीक है, अगर ये ग्रेविटी लगता, ग्रेविटी के अंडर में होता, तो ये जो सैंड का पार्टिकल है, सिल्ट का पार्टिकल, ये नीचे बैठ गया होगा जमीन में या बेड पे। लेकिन कोई ना कोई फोर्स है जो इस ग्रेविटी को क्या कर रहा है, काउंटर रिएक्ट कर रहा है, जो इस ग्रेविटी को क्या कर रहा है, काउंटर रिएक्ट कर रहा है। और उस फोर्स की वजह से ये जो पार्टिकल है ये सस्पेंशन में रह रहा है, नीचे सेटल डाउन नहीं हो रहा। तो एक तो उस फोर्स का पता लगाओ, एक तो उस फोर्स का पता लगाओ, और उसके बाद क्रिटिकल वेलोसिटी के लिए इक्वेशन फाइंड आउट करो। ये दो चीजें यहाँ पे आपको करनी थी। ठीक है, तो कैनेडी ने इन दोनों का जवाब दिया। क्या क्या जवाब दिया उनको समझते हैं। देखो कैनेडी ने बताया कि भाई जो सेडिमेंट्स हैं जो पानी में फ्लो कर रहे हैं, कैनाल में फ्लो कर रहे हैं, उनको जो सस्पेंशन के लिए पावर की जरूरत होती है, सस्पेंशन के लिए जो उनको फोर्स की रिक्वायरमेंट रहती है, वो कैनाल के बेड से डेवलप होता है। ठीक है, कौन सा फोर्स डेवलप होता है, देखो कैनाल के बेड पे सॉइल है, कैनाल के बेड पे सॉइल है। अब इस सॉइल से जब वाटर फ्लो करता है, इस सॉइल के ऊपर से जब वाटर फ्लो करता है, तो क्या हो रहा है, सॉइल आपकी यहीं पे रुकी हुई है, वाटर इस तरीके से फ्लो कर रहा है इसके ऊपर से, तो इनके बीच क्या जनरेट हो रहा है, फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है। इनके बीच क्या जनरेट हो रहा है, फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है, और इस फ्रिक्शन की वजह से एक करंट डेवलप होता है कैनाल के बेड से, और इस करंट को बोलते हैं अपन एडीज। इसको बोला जाता है एडीज। ठीक है, और इन एडीज का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो क्या करता है, सिल्ट को सस्पेंशन के लिए रिक्वायर्ड पावर की सप्लाई करता है। ठीक है ना, तो आप लिख सकते हो उसको, इन कैनाल क्रॉस सेक्शन, इन कैनाल
silt supporting power is provided by vertical component of eddies which are generate due to the friction between canal bed soil एंड वाटर। ठीक है ना, तो पानी के और बेड की सॉइल के बीच में जो फ्रिक्शन लग रहा है उसकी वजह से ये एडिज डेवलप हो रही है, और ये जो एडिज डेवलप हो रही है इनका वर्टिकल कंपोनेंट सिल्ट को या जो क्या बोलते हैं अपने जो सेडिमेंट्स है उनको सपोर्टिंग पावर प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, दूसरा इसने एक इंपॉर्टेंट बात बताई थी, बड़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है, इसने ये बताया कि भाई जो एडिज का डेवलपमेंट है ये कहां से होता है, ओनली कैनाल के बेड से होता है। केनेडी ने हमें ये बताया कि जो एडिस का डेवलपमेंट है कैनाल के बेड से होता है। हालांकि बाद में ये बात जाके गलत साबित हो गई थी और इसी बात की वजह से इसकी छोटी भी फेल हो गई थी, लेकिन भाई इसने शुरू में बताई ये बात, इसने स्टार्टिंग में इसीलिए पता लगाई कि भाई एडिस की वजह से सस्पेंशन में रहता है, तो अपन पढ़ेंगे इसको। ठीक है, नहीं तो इसकी रिकवरी हो जाएगी एक तरीके से। ये बात कई बार एग्जाम में पूछ गई है कि भाई केनेडी के अकॉर्डिंग एडिस का जनरेशन कहां से होता है, बेड से होता है, साइड से कहां से होता है, बेड से होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अकॉर्डिंग टू Kennedy, eddies are generated from the bed of canal। ठीक है, बाद में जो और थ्योरी आई थी उन्होंने इस बात को खारिज कर दिया था। ठीक है ना, उन्होंने बता दिया कि भाई नहीं, बेड से नहीं होती, साइड से भी एडिस का डेवलपमेंट होगा। ठीक है, तो बनाओ उसको फटाफट। फिर केनेडी ने क्या किया, केनेडी ने एक बात तो पता लगा दी कि सस्पेंशन में किसकी वजह से रह रहा है। अब दूसरी बात क्या है कि क्रिटिकल वेलोसिटी फाइंड आउट करना और कैनाल को डिजाइन करना। तो ये दो मुख्य मुद्दे थे जिनमें से एक तो केनेडी ने हल कर दिया, भले ही गलत किया हो। अब हम फाइंड करेंगे क्रिटिकल वेलोसिटी, इसको बनाओ फटाफट। बन गया, ये लिखते नहीं हो मेरे साथ, इनको तो लिख लिया करो जो मैं लिखता हूँ, बोलता भी दूंगा साथ में। ये जो बातें मैं बोलता हूँ ये लिख के लिखता हूँ, वो साथ में बोलता भी हूँ, लिख लिया करो, बोर्ड पे देखने की जरूरत नहीं पड़ा करेगी। ऐसे ही लिखते हो क्या? चलिए, अब केनेडी ने जो क्रिटिकल वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला दिया उसको पढ़ते हैं। क्रिटिकल वेलोसिटी के लिए जो फॉर्मूला दिया उसको पढ़ते हैं। ठीक है ना, तो देखिए अकॉर्डिंग टू केनेडी क्रिटिकल वेलोसिटी फॉर अ कैनाल इज, तो इसने फॉर्मूला दिया VC इज इक्वल टू, सॉरी V नॉट से डिनोट करते हैं इसको, V नॉट। ठीक है, V नॉट इज इक्वल टू 0.55 into 10 to पावर 0.64। ये क्या दिया इसने क्रिटिकल वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पे V नॉट है आपकी क्रिटिकल वेलोसिटी किसमें, मीटर पर सेकंड में। ठीक है ना, और Y है यहाँ पे डेप्थ ऑफ फ्लो, जो फ्लो है कैनाल में उसकी डेप्थ ऑफ फ्लो, इसमें मीटर में। ठीक है, तो ये फॉर्मूला दिया इसने। अब इस फॉर्मूले में देख के आप बता सकते हो कि जो क्रिटिकल वेलोसिटी है वो किस पे डिपेंड कर रही है, ओनली डेप्थ पे डिपेंड कर रही है। जो क्रिटिकल वेलोसिटी है वो किस पे डिपेंड कर रही है, ओनली डेप्थ पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, लेकिन ये बात अच्छी नहीं लगी बाकी साइंटिस्ट को। क्यों नहीं लगी, क्योंकि केनेडी ने जो क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला बताया उसमें उसने क्रिटिकल वेलोसिटी को सॉइल की प्रॉपर्टीज के साथ पूरी रिलेट नहीं किया। क्योंकि भाई देखो स्कोरिंग हो रही है या सिल्टिंग हो रही है, वो डिपेंड तो सॉइल पे ही करता है ना, सॉइल की स्ट्रेंथ कितनी है,
सॉइल की ग्रेडेशन क्या है, ठीक है, तो सॉइल के पार्टिकल्स है उनकी प्रॉपर्टीज क्या है। तो यहाँ पे इसने क्रिटिकल वेलोसिटी का सॉइल के साथ तो कोई रिलेशन बताया ही नहीं, ठीक है, कि भाई किस तरह की सॉइल के लिए क्रिटिकल वेलोसिटी ज्यादा लेंगे, किस तरह के लिए कम लेंगे, तो इसने कुछ नहीं बताया ऐसा, ठीक है। तो फिर बाद में कैनेडी को भी ये बात रियलाइज हुई कि हाँ भाई जो सॉइल है उसके साथ कोई ना कोई रिलेशन बताना चाहिए, क्योंकि ये जो फॉर्मूला था ये किसके लिए था, ओनली जो अपर बारी कैनाल सिस्टम थी उसकी कैनाल्स के लिए था। अगर मैं इस फॉर्मूले को कहीं और लगाता हूँ तो ये गलत हो जाता, क्यों, क्योंकि भाई दूसरी जगह की जो सॉइल है वो अपर बारी दोआब कैनाल सिस्टम की सॉइल से तो अलग ही होगी ना, ठीक है, तो फिर ये फॉर्मूला क्या हो जाता, गलत हो जाता। फिर कैनेडी को ये बात रियलाइज हुई तो उसने एक और कांस्टेंट या एक और फैक्टर डिजाइन किया और उसको इससे मल्टीप्लाई किया, उसको समझते हैं, इसमें लिखें, इसमें लिखें that formula is only valid, that formula is only valid for upper body canal system, अपर बारी कैनाल सिस्टम, ठीक है ना। आगे लिखें टू काउंट और टू कंसीडर द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, properties of soil, Kennedy gives a formula, sorry, gives a factor, और ब्रैकेट में लिख लो इस फैक्टर का नाम, इस फैक्टर का नाम है क्रिटिकल वेलोसिटी फैक्टर, क्रिटिकल वेलोसिटी फैक्टर, ठीक है, और इसे डिनोट करते हैं अपन स्मॉल m से, ठीक है ना। तो कैनेडी ने एक फैक्टर दिया जिसका नाम है क्या, क्रिटिकल वेलोसिटी फैक्टर, और इसे डिनोट किया जाता है m से, ठीक है, क्लियर। अब जब m फैक्टर दे दिया उसने तो ये जो इक्वेशन थी उसको वापस रिराइट कर दिया, इक्वेशन हो गई अपने पास 0.55 into m into y टू पावर 0.64, ये क्या हो गई अपने पास नई इक्वेशन, ठीक है, जिसमें आप सॉइल की प्रॉपर्टीज को भी यहाँ पे कंसीडर कर लिया गया है इस m की सहायता से, इस m कांस्टेंट की हेल्प से, ठीक है ना। यहाँ पे जो m की वैल्यू है वो होगी 0.7 से लेके 1.2, इस कंडीशन के लिए सॉइल फाइनर देन स्टैंडर्ड, देखो इसको एक बात बताता हूँ, सॉइल फाइनर देन स्टैंडर्ड और 1.2 से सॉरी 1.7 से 1.0 और 1.0 से लेके 1.2 इसके लिए सॉइल कोर्सर देन स्टैंडर्ड। देखो अब कैनेडी ने अपनी जो इन्वेस्टिगेशन करी थी वो कहां करी थी, अपर बारी दोआब सिस्टम पे, तो कैनेडी के लिए तो जो अपर बारी दोआब सिस्टम की सॉइल है वही स्टैंडर्ड होगी, ठीक है ना, वही क्या होगी, स्टैंडर्ड होगी। अब इस इक्वेशन को मैं और कहीं लगा रहा हूं और उसकी जो सॉइल है वो अपर बारी दोआब कैनाल सिस्टम की सॉइल से कोर्स है, मतलब उसके पार्टिकल्स ज्यादा बड़े हैं, तो m की वैल्यू क्या करेंगे अपन 1.0 से 1.2 के बीच में लेंगे, अगर स्टैंडर्ड से फाइनल है तो कौन सी लेंगे, 0.7 से 1.0 के बीच में लेंगे, ठीक है ना। तो ये हो गई कैनेडी की थ्योरी, तो इसको बनाओ फटाफट। फिर अपन कैनेडी ने डिजाइन कैसे करी, कैनेडी थ्योरी की हेल्प से डिजाइन कैसे करते हैं वो समझ लेते हैं। देखो कैनेडी थ्योरी फेल हो गई थी बाद में जाके, ठीक है, तो कैनेडी थ्योरी से आजकल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, ओनली ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है इसमें, इसमें जो क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला आता है ये वाला, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है बस, इसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। और एक दो बातें कि भाई कैनेडी ने कहां से बताया था एडिज का फॉर्मेशन, पेड़ से, ठीक है, फ्रिक्शन की वजह से डेवलप होते हैं, ये थ्योरेटिकल पार्ट इससे क्योंकि आजकल इसकी हेल्प से अपन कैनाल को डिजाइन नहीं कर रहे हैं, पुरानी बातें हो गई, हो गया। चलिए अब देखते हैं हम कैनाल की डिजाइन किसके अकॉर्डिंग, कैनेडी के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, कि भाई कैनेडी के अकॉर्डिंग कैनाल की डिजाइन किस तरीके से की जाती है। हेडिंग डालें आप लोग, डिजाइन, सर आज माइक सही लगा है ना, अरे आवाज में फिर प्रॉब्लम होती है,
मिथिलेश क्यों नहीं बोले हैं? अरे बाप, अब सही है ही। सॉरी, हो जाता है कई बार ऐसा, ध्यान नहीं रहा। माइक सही लग रहा है क्या? माइक लगा ही नहीं हुआ था मोबाइल में, वैसे ही आवाज आ रही थी मोबाइल के माइक से। मैं इसको इधर टांग के बैठा हूँ, इसका दूसरा सिरा वैसे ही पड़ा था। अभी ठीक है? तो इतनी देर से तुमको आ रही थी क्या आवाज? बस सुबह सुबह का माहौल है, आसपास डिस्टरबेंस नहीं होता। इसीलिए अब तो ठीक होगी। चलो कोई बात नहीं, हो जाता है। अब हम करेंगे डिजाइन ऑफ कैनाल। डिजाइन ऑफ कैनाल अकॉर्डिंग टू कैनेडी। मतलब अभी तक भी डिजाइन ही पढ़ रहे थे, लेकिन अब प्रॉपर डिजाइन की स्टेप्स क्या क्या होते हैं, ठीक है ना। तो स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1, पहली बात तो आपको दिया क्या होगा? आपको दिया होगा डिस्चार्ज। डिस्चार्ज आपको दिया होगा किसमें? मीटर क्यूब पर सेकंड में, ठीक है ना। और इस डिस्चार्ज को देके आपको बोला जाएगा कि भाई इस डिस्चार्ज के लिए कैनाल डिजाइन करो कैनेडी के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो किस तरीके से करते हैं वो हम समझ लेते हैं, किस तरीके से की जाती है उसको समझ लेते हैं। तो स्टेप फर्स्ट है आपका, सबसे पहले y की वैल्यू अज्यूम करो। अज्यूम फ्लो डेप्थ। भाई y की वैल्यू जो है उसको अज्यूम करा जाए सबसे पहले। क्यों? क्योंकि इस y की वैल्यू के बिहाफ पे ही, इस अज्यूम वैल्यू के बिहाफ पे ही हम आगे डिजाइन करेंगे। और डिस्चार्ज के हिसाब से y की वैल्यू कितनी होती है, इसके लिए कैनेडी ने एक टेबल बता रखी थी कि भाई इतने इतने डिस्चार्ज के लिए इतनी y की वैल्यू ले लो, इतने इतने डिस्चार्ज के लिए इतने y की वैल्यू ले लो। वो टेबल इंपॉर्टेंट नहीं है, अपन नहीं पढ़ेंगे उसको, ठीक है। तो ये हो गई, सबसे पहले एक फ्लो डेप्थ अज्यूम करेंगे हम, ठीक है। फिर जैसे ही फ्लो डेप्थ अज्यूम हो जाएगी, स्टेप नंबर 2, फाइंड क्रिटिकल वेलोसिटी। फाइंड क्रिटिकल वेलोसिटी। तो क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? 0.55 इंटू एम इंटू वाई टू पावर 0.64, ठीक है। एम की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई होगी, आपके पास वाई की वैल्यू अज्यूम्ड है, तो आपने क्या कर लिया? वी नॉट फाइंड आउट कर लिया। आपने क्या कर लिया? वेलोसिटी फाइंड आउट कर ली। स्टेप नंबर 3, फाइंड क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कैनाल। तो देखें जरा, आपके पास डिस्चार्ज है क्वेश्चन में दिया हुआ, आपने क्रिटिकल वेलोसिटी फाइंड आउट कर ली, तो आपके पास जो रिक्वायर्ड एरिया है वो क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज बाय वेलोसिटी, जानते हैं हम, ठीक है। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इतनी बात हो गई। अब क्या करेंगे? एक ट्रेपेजॉइडल सेक्शन अज्यूम करेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे? एक ट्रेपेजॉइडल सेक्शन अज्यूम करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप है आपका, स्टेप नंबर नेक्स्ट जो भी है, अज्यूम a trapezoidal section, assume a trapezoidal section with side slope of half horizontal ratio 1 vertical, ठीक है ना। तो इस साइड स्लोप का एक सेक्शन अज्यूम करेंगे, तो कर लो अज्यूम, क्या दिक्कत आ रही है? ये लो, एक ट्रेपेजॉइडल सेक्शन हो गया, ठीक है ना। किसका? हाफ हॉरिजेंटल रेशो 1 वर्टिकल का, ठीक है। इसका जो बेस है इसको मान लेता हूं मैं कैपिटल बी है, ठीक है। क्लियर? यहाँ पे जो डेप्थ है ये हमको पता है कितनी है, वाई है। सेम है इधर जो डेप्थ है वो भी कितनी है, ये भी वाई है, ठीक है ना। क्लियर? अब देखो यहाँ पे जो स्लोप है, ये जो स्लोप है ये क्या है? हाफ हॉरिजेंटल रेशियो 1 वर्टिकल का, ठीक है। दैट मींस अगर मैं वर्टिकल साइड में 1 यूनिट चलूंगा तो हॉरिजेंटल में कितना चल चुका हूँ? हाफ चल चुका हूँ उसका। तो यहाँ पे वर्टिकल में कितना चला? वाई चला, तो हॉरिजेंटल में कितना? वाई बाई 2। सेम एज इधर वर्टिकल में वाई, दैट मींस हॉरिजेंटल में कितना? वाई बाई 2। क्लियर है ना? यहाँ पे ये वाली डायमेंशन जो है ये बी के बराबर ही होगी। तो अगर मैं टॉप विड्थ निकालूं इसकी तो कितनी हो जाएगी? बी प्लस वाई बाई 2 प्लस वाई बाई 2, दैट मीन्स ये हो जाएगी आपके पास बी प्लस वाई। क्लियर है ना? अब देखिए जरा, यहाँ पे ये वाई है, ये वाई बाई 2 है, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल है, दैट मीन्स अगर मैं इस डायरेक्शन को निकालना चाहूं तो क्या हो गया? ये कर्ण हो गया, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल है, ये आधार ये लंब, तो ये क्या हो गया? कर्ण हो गया। तो मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा दूं, वाई स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर,
ठीक है ना। इसको जब सॉल्व करोगे आप गणित लगा के थोड़ी बहुत, तो ये आ जाएगा √5 इंटू वाई बाय 2। ठीक है ना, ये आ जाएगा √5 इंटू वाई बाय 2। सेम एज ये वाली डायमेंशन भी कितनी आ जाएगी, √5 इंटू वाई बाय 2। क्लियर ना। अब मुझे क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है, इस क्रॉस सेक्शन का एरिया निकालना है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ट्रेपेजॉइड है, ट्रेपेजॉइड का फॉर्मूला हमें पता होता है एरिया का, क्या होता है 1/2 इंटू हाइट, हाइट कितनी है y, मल्टीप्लाइड टॉप विड्थ, टॉप विड्थ कितनी है इसकी b प्लस वाई, प्लस में बॉटम विड्थ ये कितनी है b। अगर ट्रेपेजॉइड का फॉर्मूला याद ना रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, रेक्टेंगल और दो ट्राइंगल सबका एरिया निकाल के जोड़ देना, आ जाएगा आंसर। ठीक है ना, पर फालतू की मेहनत होगी, ये तरीका ज्यादा बेहतर है। क्लियर। अब देखें जरा अगर आप इसको सोल्व करोगे तो एरिया क्या आ जाएगा आपके पास, y बाय 2 2b प्लस वाई, ये क्या आ गया आपके पास, एरिया आ गया। ठीक है, नेक्स्ट निकालना है मुझे यहाँ पे पेरीमीटर, नेक्स्ट निकालना है मुझे यहाँ पे पेरीमीटर p। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, ये वाली लेंथ प्लस में ये वाली लेंथ प्लस में ये वाली लेंथ, तो कितनी हो जाएगी √5 बाय 2 इंटू वाई प्लस b प्लस √5 इंटू वाई बाय 2। क्लियर। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास √5 इंटू वाई प्लस b। ये आ गई आपके पास पेरीमीटर की इक्वेशन। अब देखें जरा इधर ध्यान से देखो, एरिया की वैल्यू आपके पास पता है, हो सकता है 50 100 कितनी भी होगी, मान लो जूम कर लो 100 है। ठीक है, इधर बाई की वैल्यू आपको पता है। ठीक है, ये इक्वेशन देखो, इस इक्वेशन को किसके बराबर रख दोगे, एरिया के बराबर रख दोगे, जो वैल्यू वहां से मिली थी हमें। y की वैल्यू आपको पता है, a की वैल्यू आपको पता है, तो b की वैल्यू यहां से आसानी से निकाल दोगे। भाई एरिया पता हमको, हमको y की वैल्यू पता, दैट मींस एरिया पता, y की वैल्यू पता, तो b की वैल्यू मैं फाइंड आउट कर दूंगा आसानी से। ठीक है ना, क्लियर। अब जब b की वैल्यू निकल जाएगी तो मैं b की वैल्यू और y की वैल्यू डाल के पेरीमीटर भी फाइंड आउट कर दूंगा। ठीक है ना, तो अब मेरे पास एरिया भी आ गया, पेरीमीटर भी आ गया। ठीक है ना, तो ये कैनाल की काफी सारी चीजें हमने फाइंड आउट कर ली। अब बचा कुचा काम भी करेंगे, पहले इसको बनाओ, पहले इसको बनाएं। कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम? बनाओ इसको, बनाते ही बता देना फटाफट, जिससे मैं आगे चलूं। बन गया, बन गया सबका। चलो आगे चलते हैं। तो हमारे पास काफी सारी चीजें आ चुकी हैं, मतलब हमने एरिया फाइंड आउट कर लिया, पेरीमीटर फाइंड आउट कर लिया, क्रॉस सेक्शन की जो विड्थ है, डेप्थ है, वो सारी कुछ क्या कर ली, फाइंड आउट कर ली। ठीक है ना। अब देखें, अब अगर मैं हाइड्रोलिक रेडियस निकालना चाहूं इसकी, अब अगर मैं इसकी हाइड्रोलिक रेडियस निकालना चाहूं तो वो कितनी आ जाएगी, R इज इक्वल टू एरिया बाय पेरीमीटर। एरिया की वैल्यू मुझे पता, पेरीमीटर की वैल्यू मुझे पता, मैं हाइड्रोलिक रेडियस इसकी फाइंड आउट कर लूंगा। ठीक है ना, क्लियर। अब देखो, मुझे अब क्या फाइंड आउट करना है, अब मुझे एक्चुअल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब मुझे क्या करनी है, एक्चुअल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। तो नेक्स्ट स्टेप में लिख दें आप, फाइंड एक्चुअल वेलोसिटी, फाइंड एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ फ्लो। एक्चुअल बोल दो या इसको मीन वेलोसिटी बोल दो, ठीक है ना, एक ही बात होती है। क्लियर। अब जो एक्चुअल वेलोसिटी होती है वो फाइंड आउट की जाती है आपकी चेजी फॉर्मूला की हेल्प से, चेजी फॉर्मूला की हेल्प से। और चेजी फॉर्मूला क्या होता है, v इज इक्वल टू सी अंडर रूट आर एस। क्लियर।
ठीक है। यहाँ पे जो आर होता है दैट इज हाइड्रोलिक रेडियस, हमने फाइंड आउट करी रखी है। एस इज बेड स्लोप। एस क्या होता है? बेड स्लोप होता है। आपको या तो क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, आपको या तो ये क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, सॉरी, और नहीं है तो आप इसे अज्यूम कर लेना 1/3500 टू 1/5000। ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा हो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 1/3500 से लेके 1/5000 के बीच में कोई भी वैल्यू आप ले सकते हो। ठीक है ना, क्लियर। सी जो है दैट इज चेजी कांस्टेंट। सी क्या होता है? सी होता है चेजी कांस्टेंट। और चेजी कांस्टेंट की जो वैल्यू है उसको कटर इक्वेशन की हेल्प से अपन फाइंड आउट करते हैं। उसको क्या करते हैं? कटर इक्वेशन की हेल्प से हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, और कटर फॉर्मूला क्या होता है? बड़ा खतरनाक सा है, आप लिख सकते हो फाइंड वैल्यू ऑफ सी यूजिंग कटर फॉर्मूला। यूजिंग कटर फॉर्मूला। अब कटर फॉर्मूला मुझे देख के लिखना पड़ेगा, एक सेकंड रुको। C is equal to 1/n plus 23 plus 0.00155 divide by S whole divide by 1 plus 23 plus 0.00155 divide by S into n by under root of R। तो ये है भैया चेजी इक्वेशन या चेजी फॉर्मूला, सॉरी कटर फॉर्मूला है। तो इसकी हेल्प से क्या करते हैं अपन? चेजी इक्वेशन को या चेजी कांस्टेंट जो है उसको फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो ये इतनी बड़ी रामलीला है। अब देखो, हमने फाइनली क्या कर लिया? एक्चुअल वेलोसिटी फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, हमने क्या कर लिया? एक्चुअल वेलोसिटी फाइंड आउट कर लिया। अब देखो, हमने शुरुआत में निकाली थी कौन सी? क्रिटिकल वेलोसिटी। अगर ये जो एक्चुअल वेलोसिटी है वो क्रिटिकल वेलोसिटी के बराबर आ जाती है, ठीक है, ये बहुत माइनर सा डिफरेंस होता है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अगर ये जो एक्चुअल वेलोसिटी है ये क्रिटिकल वेलोसिटी के बराबर आ जाती है तो अच्छी बात है, ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अगर एक्चुअल वेलोसिटी जो है वो क्रिटिकल वेलोसिटी के बराबर नहीं आती तो हमें वापस से y की वैल्यू दूसरी लेनी पड़ेगी और पूरा प्रोसीजर रिपीट करना पड़ेगा। फिर चेक करेंगे v की वैल्यू बराबर आई या नहीं है, फिर तीसरी y की वैल्यू लेंगे, फिर दोनों को चेक करेंगे बराबर है या नहीं है। तो इस तरीके से ये जो मेथड है ट्रायल एरर पे चलता है। ठीक है ना, हम क्या करेंगे? बार बार इसको रिपीट करेंगे, तो इस वजह से इस मेथड को काम में नहीं लिया जाता आज। ठीक है ना, अगर आपके पास v जो है वो क्रिटिकल वेलोसिटी के बराबर नहीं है तो टेक अनदर वैल्यू ऑफ y एंड रिपीट प्रोसीजर। रिपीट प्रोसीजर, ठीक है ना, पूरे प्रोसीजर को रिपीट करो। ठीक है, तो देखो ये डिजाइन है, मैंने आपको बता दिया। छोटे मोटे क्वेश्चंस यहां से पूछे जाते हैं तो वो थ्योरी से ही पूछे जाते हैं, डिजाइन पे कोई न्यूमेरिकल नहीं पूछा जाता। ठीक है, नहीं पूछा सर, ऊपर क्या लिखा हुआ है? फाइंड वैल्यू ऑफ सी यूजिंग कटर फॉर्मूला। कटर, KUTTER, कटर फॉर्मूला। कटर फॉर्मूला नाम है ना। तो देखो ये मेथड जो है ट्रायल एरर पे चलता है, मतलब तुम पूरी की पूरी कैलकुलेशन कर दो, पूरी की पूरी डिजाइन कर दो, कोई गारंटी नहीं है वो सही आ जाए। ठीक है ना, तो इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी नहीं पूछे जाते। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपसे मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्या पूछेगा? आपको y की वैल्यू देके, n की वैल्यू देके और क्रिटिकल वेलोसिटी निकलवा देगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा। इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा, पक्की बात है। ना अभी तक पूछा गया है, ना आज के बाद पूछा जाएगा। टेंशन लेने की कतई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये हो गई अपनी केनेडी थ्योरी। यहां पे हो गई अपनी केनेडी थ्योरी समाप्त। बताओ किसी को कोई समस्या? बन गया? अगली थ्योरी पढ़ते हैं। सर कंडीशन से दोबारा समझा दीजिए, एक सेकंड रुको। माइनस में क्या है?
देखो हमने स्टार्टिंग में क्रिटिकल वेलोसिटी फाइंड आउट करी थी, हमने स्टार्टिंग में क्या करी थी, क्रिटिकल वेलोसिटी फाइंड आउट करी थी, किसकी, फ्लो की, ठीक है। अब वो क्रिटिकल वेलोसिटी क्या है, वो वेलोसिटी जिसपे ना स्कोरिंग ना सिल्टिंग होगी, ठीक है। तो हमारी ये जो अब हमने फाइंड आउट करी है, ये एक्चुअल वेलोसिटी है, ये एक्चुअल वेलोसिटी है फ्लो की, ठीक है। अगर ये जो एक्चुअल वेलोसिटी है ये क्रिटिकल वेलोसिटी के बराबर आती है, तभी तो नो स्कोरिंग और नो सिल्टिंग वाली कंडीशन बनेगी। भाई हमको करना क्या था, ऐसी वेलोसिटी फाइंड आउट करनी थी जो क्रिटिकल वेलोसिटी के बराबर हो। तो अगर ये बराबर आ जाती है तो ना सिल्टिंग होगी ना स्कोरिंग होगी, बहुत अच्छी बात है, डिजाइन तुमने सही कर दी। अगर एक्चुअल वेलोसिटी जो है वो क्रिटिकल वेलोसिटी के बराबर नहीं आती, दैट मीन्स या तो आपकी सिल्टिंग का केस होगा या स्कोरिंग का केस होगा। अगर v की वैल्यू v नॉट से ज्यादा होती है तो क्या हो जाएगी, स्कोरिंग हो जाएगी, और अगर v की वैल्यू v नॉट से कम होती है तो सिल्टिंग हो जाएगी, ये बात हमें पता है। तो अगर एक्चुअल वेलोसिटी क्रिटिकल के बराबर नहीं आती, कम या ज्यादा आती है, तो सिल्टिंग या स्कोरिंग होगी। उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, वापस से डिजाइन करनी पड़ेगी। जो हमने स्टार्टिंग में y की वैल्यू अज्यूम की थी, वो वाली y की वैल्यू, उसको चेंज करेंगे और दूसरी वैल्यू के लिए फिर से पूरी की पूरी डिजाइन को रिपीट करेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये प्रोसीजर चलता रहता है, ठीक है ना। कब तक, जब तक एक्चुअल वेलोसिटी क्रिटिकल के बराबर नहीं आ जाती, ठीक है ना। इसलिए इस मेथड से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, क्योंकि ये ट्रायल एरर मेथड है, इस पे क्वेश्चन नहीं बनेंगे, कभी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा इस पे, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे क्रिटिकल वेलोसिटी से। आपको y की वैल्यू देके और n की वैल्यू देके पूछ लेगा क्रिटिकल वेलोसिटी बता दो, ठीक है। बस क्योंकि ये जो है मेथड, ये ट्रायल एरर मेथड है। आप पूरी की पूरी कैलकुलेशन कर दो और बाद में पता लग रहा है क्रिटिकल वेलोसिटी के बराबर ही नहीं आया, ठीक है, तो हो गई ना कैलकुलेशन खराब, इसलिए इस पे क्वेश्चन नहीं बनते हैं। नेक्स्ट थ्योरी आती है अपने पास कैनेट, सॉरी, लेसी थ्योरी। नेक्स्ट आती है लेसी थ्योरी, ठीक है ना। देखो लेसी के बारे में थोड़ा बहुत बेसिक सा जान लो। ये थ्योरी आई थी 1939 में, और श्रीमान लेसी जो थे वो सिविल इंजीनियर थे, किसमें, यूपी इरिगेशन डिपार्टमेंट में। लिख लो, ये बेसिक चीजें कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है ना। 1939 में थ्योरी आई थी, सिविल इंजीनियर थे किसमें, यूपी इरिगेशन डिपार्टमेंट में, ठीक है। अब देखो इन्होंने एक थ्योरी बताई। पहली बात तो कैनेडी ने ये बोला था कि भाई जो एडीज का फॉर्मेशन होता है वो कहां से होता है, ओनली कैनाल के बेड से होता है, ठीक है। ये बात सही नहीं थी, ये किसने साबित करी, लेसी ने साबित करी, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू लेसी, लेसी ने ये बताया कि भाई कैनाल में जो बेड होता है और जो साइड्स होती हैं, ठीक है, दोनों से ही एडीज का फॉर्मेशन होता है। साइड से भी एडीज का फॉर्मेशन होगा और कैनाल के बेड से भी एडीज का फॉर्मेशन होगा, और ये बात सही थी, ठीक है ना। बाद में और जब स्टडीज हुई तो ये बात सही पाई गई, ठीक है। तो आप लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू लेसी, एडीज आर जनरेट from eddies are generate from bed and side both, बेड से भी और साइड से भी, दोनों साइड से क्या होती हैं, जनरेट होती हैं, ठीक है। अब देखो कैनेडी ने एक बात बताई थी हमें कि अगर मैं एक ऐसी वेलोसिटी डिजाइन कर लूं जिसपे ना तो स्कोरिंग हो रही हो और ना ही सिल्टिंग हो रही हो, तो ऐसी वेलोसिटी को क्या बोला जाता था, ऐसी वेलोसिटी को अपन बोलते थे क्रिटिकल वेलोसिटी। और इस कंडीशन को क्या बोला जाता था, रिजिम कंडीशन या स्टेबल कंडीशन, ठीक है। अब कैनेडी के अकॉर्डिंग तो एक ही स्टेबल कंडीशन थी, रिजिम कंडीशन थी। लेसी ने बताया कि भाई कैनाल में तीन तरह की रिजिम कंडीशन होती हैं, स्टेबल कंडीशन होती हैं। अब वो तीन कौन कौन सी तरह की होती हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा देखेंगे, ये बनाओ, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा समझेंगे। एक बार ये बनाइए आप लोग, हो गया, चलिए बहुत अच्छी बात है, काफी फास्ट हो आप लोग। चलिए आगे देखते हैं। अब लेसी ने क्या बताई थी, रिजिम कंडीशंस बताई थी। रिजिम कंडीशन का मतलब स्टेबल कंडीशन ही होता है, बस नाम बदल दिया है ना। अब लेसी ने क्या बताई थी, कैनाल में रिजिम कंडीशंस बताई थी, ठीक है। मैं एक एक को बता रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। पहली रिजिम कंडीशन होती है
इनिशियल रिजिम कंडीशन, इनिशियल रिजिम कंडीशन। ठीक है, देखो सुनना, बेसिक बेसिक बातें बता रहा हूं क्योंकि एग्जाम में जो बात पूछी नहीं जाती उसके बारे में ज्यादा डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं है। बेसिक बेसिक बता रहा हूं मैं इनका। इनिशियल रिजिम कंडीशन क्या होती है, देखो सुनना ध्यान से। एक कोई कैनाल बनाओ, एक कोई कैनाल का कंस्ट्रक्शन करो, और उस कैनाल में जो बेड स्लोप है कैनाल का, उससे बिल्कुल फ्लैट प्रोवाइड कर दो। फ्लैट का प्रोवाइड मतलब उसमें बिल्कुल भी ढलान नहीं है, उसमें बिल्कुल भी ढलान नहीं है, पूरा की पूरा फ्लैट है। और उसकी जो विड्थ है कैनाल की उसको कम रखो। ठीक है, लेसी बात कर रहा है, ये मैं नहीं बता रहा, ये लेसी बता रहा है ना। तुम ऐसे भावुक मत हो जाना कि सर क्या बता रहे हो, लेसी बता रहा था ये ऐसी चीजें। तो आप क्या करेंगे, एक कैनाल का कंस्ट्रक्शन करेंगे जिसकी विड्थ कम हो और उसका बेड स्लोप क्या हो, बिल्कुल फ्लैट हो। ठीक है, फिर उसमें फ्लो सप्लाई कर दो, मतलब कैनाल का कंस्ट्रक्शन किया और उसमें फ्लो आपने चालू कर दिया। फ्लो जब चालू किया तो आपने एक बात का ध्यान रखा कि उस फ्लो के चालू होने पे उसमें ओनली दो चीज का वेरिएशन होना चाहिए। ठीक है, कौन कौन सी, एक तो बेड स्लोप और एक उसकी विड्थ। ठीक है, तो यहां पे ओनली दो चीज वेरी करती हैं। ओनली कौन कौन सी चीज वेरी करती है, एक तो बेड स्लोप और एक इसकी विड्थ। क्या करती हैं, कैन बी वेरी अकॉर्डिंग टू फ्लो। ठीक है, ये कंडीशन यहाँ पे हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं जस्ट आइडिया के लिए बता रहा हूं। ठीक है, आपने क्या किया, उसमें फ्लो स्टार्ट किया। अब उसमें दो चीजें चेंज हो सकती हैं बस, मतलब बेड स्लोप चेंज हो सकता है और उसकी विड्थ चेंज हो सकती है। बाकी चीजों को आपने रोक दिया, ना तो उसकी डेप्थ चेंज होगी, ना उसका एरिया चेंज होगा, ना उसका पेरीमीटर चेंज होगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा, सबको आपने बांध दिया। ओनली ये दो चीज वेरी कर सकती है। अब फ्लैट ब्लेड स्लोप है, बेड स्लोप है, जैसे ही फ्लो आएगा उसमें उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि अगर भाई देखो ढलान नहीं है पानी को तो पानी की वेलोसिटी कम हो ही जाती है। ठीक है, फ्लैट बेड स्लोप है तो वेलोसिटी कम होगी, वेलोसिटी कम होगी तो सिल्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। वेलोसिटी जैसे ही कम होगी सिल्टिंग स्टार्ट हो जाएगी, और जैसे ही सिल्टिंग स्टार्ट हो जाएगी दैट मीन्स जो बेड है उस पे क्या जमने स्टार्ट हो जाएंगे, जो पार्टिकल्स हैं, जो सेडिमेंट्स हैं, वो आपके बेड स्लोप पे जमा होने लग जाएंगे और उनकी वजह से बेड स्लोप की वैल्यू बढ़ने लग जाएगी। ठीक है, दैट मीन्स मैं ये कहना चाहता हूं कि जब कैनाल में आप फ्लो चालू करोगे, जब कैनाल में आप फ्लो चालू करोगे तो कैनाल में जो विड्थ है और इसका जो बेड स्लोप है वो फ्लो के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। ठीक है, अपनी वैल्यू को एडजस्ट कर लेता है। ठीक है, और एक ऐसी कंडीशन हमें मिल जाती है जब ना सिल्टिंग होती है ना स्कोरिंग होती है, इसे बोलते हैं अपन इनिशियल रिजिम कंडीशन। देखो आपने कई बार किया होगा, खेतों में जब अपन नाली बनाते हैं पानी वानी देने के लिए, तो उसको जब खोदते हैं तो हमें कोई पता नहीं है उसकी विड्थ कितनी है, उसका स्लोप कितना है, बस खोद दिया अंदाजे से। ठीक है, फिर उसमें पानी चलाया जाता है। जब पानी चलाते हैं तो थोड़ी देर के लिए तो आसपास की जो मिट्टी है वो पानी के साथ फ्लो करती है, मतलब उसमें सिल्टिंग स्कोरिंग सब होती है। ठीक है, लेकिन थोड़ी देर बाद 10-15 मिनट बाद जो कैनाल है, मतलब कैनाल मान सकते हैं जो हमने खेत में लाइन बनाई है, ठीक है, दोहरा बनाया, मोगा बनाया, जो भी बोलते हैं। ठीक है, तो उसको जो बनाया है वो 5-10 मिनट के बाद क्या होगा कि उसकी जो विड्थ है, ठीक है, उसका जो बेड स्लोप है वो पानी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। ठीक है, वो पानी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है, और जो मिट्टी पहले 5-10 मिनट पहले बह रही थी उस खेत की नाली में से वो बंद हो जाती है और बिल्कुल साफ पानी बहता है। देखा होगा तुमने ये बात जनरली। तो हुआ क्या कि जो फ्लो था उसके अकॉर्डिंग बेड स्लोप और विड्थ उसके चेंज हो गए। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन को बोलते हैं अपन इनिशियल रिजिम कंडीशन। ठीक है, ऐसी कंडीशन को बोला जाता है इनिशियल रिजिम कंडीशन। एक बात इंपॉर्टेंट है, ये टेम्परेरी नेचर की होती है, टेम्परेरी नेचर की होती है। क्यों टेम्परेरी नेचर की क्यों होती है, क्योंकि मैंने बताया था कि भाई यहाँ पे सिल्टिंग होने लग गई थी, सिल्टिंग होने लग गई थी। तो आपको एक बात पता होनी चाहिए, अगर सिल्टिंग होगी ना तो स्कोरिंग भी पक्का होगी वहां पे। ठीक है, ये दोनों क्या है, भाई बहन है। अगर सिल्टिंग होगी तो थोड़ी देर बाद स्कोरिंग होगी, अगर स्कोरिंग होगी तो थोड़ी देर बाद सिल्टिंग होगी, ये कंफर्म चीज है। ठीक है ना, तो ये टेम्परेरी नेचर का है। तो वहां पे सिल्टिंग हो रही थी ना, सिल्टिंग हो रही थी तो बाद में स्कोरिंग होने लग जाएगी, तो थोड़ी देर के लिए हमें रिजिम कंडीशन प्राप्त होगी। अगर ये टेम्परेरी नेचर का है तो लेजी थ्योरी जो है, लेजी थ्योरी इज नॉट वैलिड फॉर दैट टाइप ऑफ कंडीशन। बताओ कोई समस्या इसमें समझ में आया, नहीं आया? ज्यादा थ्योरी में लिखा नहीं रहा हूं इसमें, ये बात समझ में आई? आगे चलें।
बताओ। बस इंपॉर्टेंट ये है, इंपॉर्टेंट इसमें यही बात है कि ये टेम्परेरी नेचर की होती है और इसमें लेसी थ्योरी वैलिड नहीं होती। बाद में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा उसको मैंने आपको समझा दिया, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है ना, क्लियर। सेकंड होती है अपने पास ट्रू रिजिम कंडीशन। ट्रू रिजिम कंडीशन। अब ट्रू रिजिम कंडीशन में पांच अलग अलग कंडीशन होती है अपने पास, पांच अलग अलग कंडीशन होती है। मैं कंडीशंस लिख देता हूं। इसमें पहली कंडीशन होती है कि डिस्चार्ज जो है वो कांस्टेंट हो। ठीक है। बी बी है आपके पास, जो फ्लो जो हो रहा है कैनाल में वो यूनिफॉर्म हो। सी कंडीशन होती है कि सिल्ट ग्रेड जो है वो कांस्टेंट हो। फोर्थ है आपके पास जो सिल्ट चार्ज है वो कांस्टेंट हो। और पांचवा है सिल्टिंग एंड स्कोरिंग टेक्स प्लेस एट सेम रेट। देखो ये पांचों कंडीशन है ट्रू रिजिम कंडीशन की। देखो समझना, मैं बता रहा हूं जो बात समझना। लेसी ने ये पांच कंडीशन बताई इसकी ट्रू रिजिम कंडीशन की। ठीक है। पहली क्या है कि भाई डिस्चार्ज कांस्टेंट होना चाहिए। क्यू से मतलब डिस्चार्ज है, डिस्चार्ज जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए कैनाल के लिए। ठीक है। जो फ्लो है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। जो सिल्ट ग्रेड है, सिल्ट ग्रेड मतलब सिल्ट पार्टिकल की जो साइज है वो कांस्टेंट होनी चाहिए। ठीक है। सिल्ट का जो चार्ज है मतलब सिल्ट का जो वेट बह के आ रहा है वो कांस्टेंट होना चाहिए। और पांचवी कंडीशन बड़ी अजीब सी कि सिल्टिंग और स्कोरिंग जो है वो सेम रेट पे चलनी चाहिए। मतलब जितनी रेट से स्कोरिंग हो रही है उतनी रेट से सिल्टिंग होनी चाहिए। बस ये जो पांच कंडीशन है ना, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल किसी कैनाल के लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि डिस्चार्ज हम किसी कैनाल के लिए कांस्टेंट नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? अनलाइन कैनाल पढ़ रहे हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे पानी सीपेज में जाता जाएगा, पानी इवेपोरेशन में जाता जाएगा। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वाटर का डिस्चार्ज जो है वो कम होता जाएगा। तो कांस्टेंट हम नहीं रख सकते डिस्चार्ज को कैनाल के लिए। फ्लो को यूनिफॉर्म रखें तो यूनिफॉर्म रख सकते हैं। अगर ज्यादा विड्थ की कैनाल प्रोवाइड कर दी तो फ्लो यूनिफॉर्म हो सकता है, लेकिन बहुत कम चांसेस बनते हैं। नेक्स्ट है सिल्ट की ग्रेड कांस्टेंट हो, मतलब सिल्ट के जो पार्टिकल की साइज है वो कांस्टेंट हो। पॉसिबल नहीं है क्योंकि पार्टिकल्स बह के आ रहे हैं, एक दूसरे से टक्कर कर रहे हैं पानी के अंदर। ठीक है ना, टक्कर कर रहे हैं तो टूट फूट भी रहे होंगे। तो सिल्ट की ग्रेड को कांस्टेंट में नहीं रख सकता। सिल्ट का चार्ज कांस्टेंट हो, सिल्ट का चार्ज मतलब जितनी क्वांटिटी में सिल्ट बह के आ रही है उतनी ही रहे। मतलब 5 किलो सिल्ट बह के आ रही है 1 किलो पानी में तो वो 5 किलो ही रहो, मतलब ज्यादा या कम कुछ भी ना हो। तो ये भी पॉसिबल नहीं है। सिल्टिंग एंड स्कोरिंग टेक्स प्लेस एट सेम रेट, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं होता जनरली कैनाल। तो लेसी ने हमें ये बताया कि अगर ये पांचों की पांचों कंडीशन फुलफिल हो जाएंगी किसी कैनाल के लिए तो कैनाल जो है वो ट्रू रिजिम कंडीशन गेन कर लेगी। ठीक है, ट्रू रिजिम कंडीशन में आ जाएगी। लेकिन आप खुद समझदार हो, ये पांचों कंडीशन कभी भी एक कैनाल के लिए फॉलो नहीं हो सकती। सो दीज आर इमेजिनरी कंडीशन। ठीक है ना। तो हम ये बोल सकते हैं कि ट्रू रिजिम कंडीशन जो है, ट्रू रिजिम कंडीशन जो है इज अ इमेजिनरी कंडीशन। तो ट्रू रिजिम कंडीशन क्या हो गई? अपनी एक इमेजिनरी कंडीशन हो गई। ठीक है। अब इमेजिनरी कंडीशन है तो इसके लिए ध्यान रखना, लेसी थ्योरी जो है, लेसी थ्योरी जो है वो वैलिड तो है, इसके लिए लेसी थ्योरी वैलिड तो है, लेकिन हम प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं कर सकते। कैन नॉट बी अप्लाइड प्रैक्टिकली। ध्यान, बात समझ में आई? लेसी ने क्या कहा कि अगर ये पांचों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो आपकी ट्रू रिजिम कंडीशन मिल जाएगी। लेकिन पंगा क्या है कि ये पांचों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो सकती, मतलब ये एक तरीके से इमेजिनरी कंडीशन है। तो इमेजिनरी कंडीशन है तो ट्रू रिजिम कंडीशन भी क्या हो गई? एक इमेजिनरी कंडीशन हो गई। ठीक है, इमेजिनरी कंडीशन है तो हम इस पे लेसी थ्योरी को अप्लाई तो कर ही नहीं सकते। ठीक है ना। तो लेसी थ्योरी इसमें वैलिड जरूर होती है लेकिन हम इसको प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है ना। तो बनाओ इसको। एक और होती है, एक सेकंड रुको, उसको भी पढ़ लो फिर साथ में बना लेना। एक होती है अपने पास थर्ड, थर्ड कंडीशन होती है, दैट इज फाइनल रिजिम कंडीशन। फाइनल रिजिम कंडीशन।
समझे जरा इसको। फाइनल रिजिम कंडीशन में क्या होता है कि भाई देखो, एक बात, वापस इनिशियल पे आओ। इनिशियल में बेड स्लोप और विड्थ को हम चेंज करने दे रहे थे, बाकी कांस्टेंट रखे थे, ठीक है। लेकिन फाइनल रिजिम कंडीशन में क्या है कि जितने भी पैरामीटर हैं कैनाल के वो चेंज हो सकते हैं, ठीक है। पैरामीटर कौन कौन से? विड्थ, फ्लो, डेप्थ, इसका एरिया, इसका पेरीमीटर, इसका स्लोप, सब कुछ क्या हो सकते हैं? चेंज हो सकते हैं। कैन बी वेरी अकॉर्डिंग टू फ्लो, ठीक है। मतलब इनिशियल रिजिम कंडीशन में तो ओनली दो चीज ही चेंज हो सकती थी, बेड स्लोप और विड्थ। लेकिन फाइनल रिजिम कंडीशंस में जितने भी पैरामीटर्स है कैनाल के, वो फ्लो के अकॉर्डिंग चेंज हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर फ्लो के अकॉर्डिंग ही चेंज हो सकते हैं तो फ्लो के हिसाब से एडजस्ट होंगे, और एडजस्ट होके हमें एक ऐसी कंडीशन मिल जाएगी जब ना तो स्कोरिंग होगी ना सिल्टिंग होगी, और ऐसी कंडीशन को बोला जाता है फाइनल रिजिम कंडीशन, ठीक है ना। ये परमानेंट होती है, ठीक है। ये जो होती है ये परमानेंट नेचर की होती है, ठीक है। इसमें बाद में कोई समस्या नहीं आती, परमानेंट नेचर, ठीक है। तो इस पे लेसी थ्योरी जो है, लेसी थ्योरी जो है इस पे वैलिड भी है और प्रैक्टिकली अप्लाई भी हम कर सकते हैं, प्रैक्टिकली अप्लाइड भी हम कर सकते हैं। समझ में आ गई बात। तो एकमात्र पर फाइनल रिजिम कंडीशन ही है जिसमें लेसी थ्योरी को अप्लाई किया जा सकता है, क्योंकि पहली के लिए वैलिड नहीं होती, दूसरी में हम अप्लाई नहीं कर सकते। ओनली फाइनल रिजिम कंडीशन है जिसमें लेसी थ्योरी अप्लाइड की जा सकती है, ठीक है ना। तो बनाओ इसको फटाफट, फिर आगे अपन डिजाइन करते हैं, आगे हम डिजाइन करेंगे। हो गया, डिन डन। डिन और डन, वाओ। ऐसे शब्दों का प्रयोग क्यों कर रहे हो भाई? बन गया सबका? चलिए आगे चलते हैं, अब डिजाइन स्टेप्स देखते हैं, ठीक है ना। देखो, कैनेडी थ्योरी जो थी उसने तो अलग अलग फॉर्मूलाज का यूज किया था, मतलब उसने, कैनेडी ने खुद के कोई फॉर्मूला नहीं दिए थे, वो दूसरे के फॉर्मूलाओं के सारे था। मतलब उसने लेसी का फॉर्मूला यूज करा, कटर का फॉर्मूला यूज करा, लेसी का नहीं सॉरी, चेजी का फॉर्मूला, तो उसने दूसरे फॉर्मूलाज का यूज किया था, ठीक है। जबकि लेसी ने क्या किया, लेसी ने अपने खुद के फॉर्मूलाज दिए थे, ठीक है। लेसी ने अपने खुद के फॉर्मूलाज बताए थे, और उन फॉर्मूलाज के हिसाब से ही क्या करते हैं अपन, कैनाल डिजाइन करते हैं, ठीक है ना। तो लिखिए डिजाइन स्टेप, डिजाइन स्टेप अकॉर्डिंग टू लेसी। लेसी के हिसाब से डिजाइन स्टेप क्या होते हैं, ठीक है। बात पहली पहली कि गिवन क्या होगा आपको, गिवन क्या होगा आपको, गिवन होगा डिस्चार्ज, गिवन होगा आपको डिस्चार्ज। इसके अलावा सॉइल की एक प्रॉपर्टी होती है मीन साइज, वो भी आपको क्वेश्चन में बताई हुई होगी, ठीक है। तो स्टेप नंबर वन, स्टेप नंबर वन, सबसे पहले क्या करेंगे हम, फाइंड वेलोसिटी। अब वेलोसिटी के लिए इसने फॉर्मूला दिया, और वो फॉर्मूला है v इज इक्वल टू क्यू इंटू एफ स्क्वायर डिवाइड बाय 142 पावर 1/6, ये फॉर्मूला है, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनको याद कर लेना। सर कंडीशंस भी लेसी ने ही दी है ना, या फिर हम अज्यूम करते हैं? नहीं, वो जो तीनों की तीनों कंडीशन बताई थी ना, वो लेसी ने ही बताई थी, ठीक है ना। लेसी ने ही ये बताया था कि जो एडीज का जनरेशन है वो बेड के साथ साथ साइड से भी होता है, और जो तीनों कंडीशन बताई थी वो भी लेसी ने ही बताई थी, ठीक है ना। इसके अलावा फोर्थ कंडीशन और थी, परमानेंट रिजिम कंडीशन, लेकिन वो लाइन कैनाल के लिए होती है, वो अनलाइन के लिए नहीं होती, तो उसको हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना, क्लियर। हम अनलाइन पढ़ रहे हैं तो अनलाइन की ही पढ़ी है हमने, हालांकि एक कंडीशन और बताई थी लेसी ने, वो लाइन कैनाल के लिए होती है, ठीक। तो वेलोसिटी हम फाइंड आउट कर लेंगे। अब देखो यहाँ पे क्यू आपको पता है डिस्चार्ज है,
एफ जो होता है इसे बोला जाता है सिल्ट फैक्टर, इसे बोलते हैं सिल्ट फैक्टर, और इसकी वैल्यू होती है 1.76 अंडर रूट D50। ठीक है ना, ये फॉर्मूला भी एग्जाम में बहुतों बार पूछा जाता है। ठीक है, मैं वापस बता रहा हूं, लेसी थ्योरी के जो फॉर्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर, और इसकी जो डिजाइन है वो भी इंपॉर्टेंट है। अगर कैनाल से सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो लेसी थ्योरी से ही आएगा, पक्की बात है। ठीक है ना, क्लियर। अब देखें जरा, यहां पे D50 जो है दैट इज मीन साइज ऑफ सॉइल पार्टिकल। और ये फ्लैश क्यों मार रही है लाइट, एक सेकंड रुकना। अरे लाइट में प्रॉब्लम हो रही है जी अमन भाई। हम्म, इसका तार वार हिल गया लगता है, थोड़ा थोड़ा एडजस्ट कर लो, है ना, बाद में इसको ठीक करवाते हैं। तो ये D50 क्या है, मीन साइज है। ठीक है, D50 क्या है, मीन साइज है पार्टिकल्स की। ठीक है, अब हमारे पास वेलोसिटी आ गई, वेलोसिटी आ गई तो दूसरा स्टेप क्या कर सकते हैं हम, फाइंड एरिया, फाइंड एरिया। तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए सिंपल सा तरीका है, डिस्चार्ज बाय वेलोसिटी, आ जाएगा एरिया। ठीक है ना, क्लियर, एरिया आ जाएगा। थर्ड स्टेप है फाइंड पेरीमीटर P। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला दिया लेसी ने कितना, 4.75 अंडर रूट क्यू। इस फॉर्मूले से पेरीमीटर फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट है अपने पास क्वेश्चन, स्टेप नंबर 4, अज्यूम ट्रेपेजोइडल सेक्शन with side slope of, तार ही हिला है इसका यार, है ना, थोड़ी पंगा कर रही है, इसका तार हिल गया लगता है, कनेक्शन डिले हो गए, तो इसको सही करवाएंगे, थोड़ा सा आपकी क्लास तो हो जाए। विद साइड स्लोप ऑफ हाफ हॉरिजेंटल रेशियो 1 वर्टिकल, हाफ हॉरिजेंटल रेशियो 1 वर्टिकल, तो कर लो, सेम टू सेम है। ये हो गया आपके पास बी, बेड स्लोप। ठीक है, ये हो गई आपके पास डेप्थ y, ये हो जाएगा यहाँ पे y/2, ये हो जाएगा यहाँ पे y/2, ये b हो गया यहाँ पे। तो देखो सेम टू सेम है जो हमने कैनेडी में देखा था। इसका एरिया कितना आता है, इसका एरिया आता है आपके पास y/2, 2b प्लस y। ठीक है ना, प्लस, सॉरी b प्लस 2y होता है क्या, एक सेकेंड, क्या होता था, 2b प्लस वाई था या b प्लस वाई था, b प्लस 2y था। फाइंड आउट करा था ना हमने कैनेडी वाले केस में, मैं कंफ्यूज हो गया थोड़ा, कितना था, 2b प्लस वाई था या y प्लस 2b था, सही है ना, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं। पेरीमीटर का फॉर्मूला हमारे पास आया था अंडर रूट 5y प्लस बी, ये फॉर्मूला आया था किसका, पेरीमीटर का। ठीक है, देखो सेम टू सेम कंडीशन बनी है, इसलिए मैंने दोबारा नहीं करवाए, वही है जो कैनेडी में किया था हमने, क्लियर। अरे यार ये तो बहुत ज्यादा पंगा करने लग गई, ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं हो रही ना इससे, हैं, ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं हो रही इससे। अरे इसका क्या है, सब लाइट्स का कनेक्शन है कि, तो इसको बंद भी नहीं कर सकते, नहीं तो सारी बंद हो जाएंगी, क्लास भी नहीं है तो इसको काट दे खाली हो। चलो कोई नहीं, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, अब इसको सही करवाते हैं क्लास के बाद। तो ये देखें एरिया और पेरीमीटर, अब देखो समझो, देखो आपके पास एरिया की वैल्यू भी है, एरिया की आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू यहां से प्राप्त है, पेरीमीटर की न्यूमेरिकल वैल्यू आपको यहां से पता है। अब देखो इस इक्वेशन को इस एरिया के बराबर कर दो, कुछ भी होगा एक्स वाई जेड, इस पेरीमीटर को इस इक्वेशन के बराबर कर दो, तो देखना जरा, आपके पास दो अननोन है बी और वाई दोनों इक्वेशन में, तो आपके पास दो अननोन है, दो इक्वेशन है, आप क्या कर सकते हो, आसानी से बी और वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे। ठीक है, अगर अपने पास दो इक्वेशन है, दो अननोन है, तो हम आसानी से फाइंड उनको कर सकते हैं। तो यहां से हमारे पास बी और वाई की वैल्यू आ जाएगी, यहां से हमारे पास बी और वाई की वैल्यू आ जाएगी। तो ये इतना काम हो गया, आगे चलते हैं।
आगे स्टेप नंबर नेक्स्ट जो भी है, फाइंड हाइड्रोलिक रेडियस। हाइड्रोलिक रेडियस क्या हो जाएगी, R इज इक्वल टू 5/2 इंटू वी स्क्वायर बाय एफ। 5/2 इंटू वी स्क्वायर बाय एफ। क्लियर, ये फॉर्मूला डायरेक्ट गिवन है। नेक्स्ट हो जाएगा आपके पास फाइंड बेड स्लोप। तो बेड स्लोप के लिए भी फॉर्मूला लेसी ने दिया हुआ था, दैट इज एस टू पावर सॉरी एस इज इक्वल टू 5 टू पावर 5/3 डिवाइड बाय 3340 इंटू क्यू टू पावर 1/6। तो ये लो जी, सारा की सारा जो डेटा है केनाल का वो हम फाइंड आउट कर चुके हैं, हो गया सारा की सारा। क्लियर है ना, सारा की सारा हो गया। यार ये स्विच में प्रॉब्लम आई है, किस में आई है सारी। एक सेकंड रुकना जरा, हो गया ना। हाँ, तार वार ढीले हो गए इसके। एक ऐसा करो, 1 मिनट आप रहो, मैं ना दूसरे जो अपने पास रूम है उसमें लेके जाता हूँ इसको। यहीं रहना, 1 मिनट में मैं दूसरे रूम में ले जाता हूँ इसको। ज्यादा करने लग गया। अरे मोनू भाई, यार ये लाइट में कहीं प्रॉब्लम हो रही है आज। अच्छा, ना कंप्यूटर बंद ना हो। प्रॉब्लम ही है, बिजली विभाग की तरफ से ही प्रॉब्लम है, सभी जगह हो रहा है ऐसा ही। ठीक है ना, एक क्वेश्चन कर लेते हैं अपन तो, मांगने दो। सिस्टम को कर देता हूं मैं बंद, नहीं तो फूक जाएगा। एक सेकंड रुक जाओ बस, लाइट में फ्लक्चुएशन आ रहे हैं बैक साइड से ही। चालू करें, एक क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन लिखें। एक क्वेश्चन लिखें आप लोग, ये बन गया। ये बन गया भाई। क्वेश्चन कर लेंगे एक, चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके, अब ये लाइट का तो पता नहीं, बैक साइड से ही ऐसा है तो इसमें तो अपन कुछ कर नहीं सकते। चलिए लेसी के अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन किया जाए। क्वेश्चन लिखें, डिजाइन a canal for discharge of 35 meter cube per second. Design a canal for a discharge of 35 meter cube per second and silt factor is 0.9 and silt factor is 0.9 and silt factor is 0.9. Assume trapezoidal section with
हाफ हॉरिजेंटल रेशियो 1 वर्टिकल साइड स्लोप, हाफ हॉरिजेंटल 1 वर्टिकल साइड स्लोप. डिजाइन अ कैनाल with 35 meter cube per second discharge, design a canal with 35 meter cube per second discharge having silt factor is equal to 0.9. Assume trapezoidal section with half horizontal ratio 1 vertical side slope. तो ट्राई करो, इसको हो जाएगा. देखो अपने पास डिस्चार्ज की वैल्यू दी हुई है Q, F की वैल्यू दी हुई है. ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या निकाल देंगे, यहाँ पे वेलोसिटी निकाल देंगे. सबसे पहले क्या निकाल देंगे, वेलोसिटी. क्या होती है, Q इंटू एफ स्क्वायर डिवाइड बाय 140 टू पावर 1/6. Q की वैल्यू पता है हमें 35 है, F की वैल्यू पता है 0.9 है, डिवाइड बाय 140. इसकी पावर जब 1/6 की जाएगी तो कितना आएगा, यह जाएगा आपका 0.766 मीटर पर सेकेंड. मैं करवा देता हूं, देखो आसान सा क्वेश्चन है. अगर हमें दूसरा जो फैक्टर है वो फाइंड आउट करना पड़ा, एरिया, तो एरिया क्या हो जाएगा आपका, डिस्चार्ज बाय वेलोसिटी. डिस्चार्ज कितना है 35, वेलोसिटी कितनी है 0.766. क्लियर है ना. इसको जब फाइंड करोगे तो आपके पास एरिया आ जाएगा 45.69, 45.69 मीटर स्क्वायर. ठीक है. तीसरी चीज है मेरे पास पेरीमीटर. तीसरी चीज है पेरीमीटर. पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या, 4.75 अंडर रूट क्यू. ठीक है ना. इसको जब आप सॉल्व करोगे, लाइक 4.75 अंडर रूट 35, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 28.10 मीटर. ये आ गई आपके पास क्या, अरे वाह, अब सही हो गई. दोबारा से. पेरीमीटर कितना हो जाएगा आपके पास 28.10 मीटर. क्लियर है ना. अब देखो अपने को बोला हुआ है कि ट्रेपेजोइडल सेक्शन अज्यूम करो, साइड स्लोप उतना ही है, हाफ हॉरिजॉन्टल रेशो 1 वर्टिकल का, तो कर लो. ये लीजिए, ये ट्रेपेजोइडल सेक्शन रहा, ये इसकी विड्थ रही b, ये इसकी डेप्थ आ गई y, स्लोप कितना है हाफ हॉरिजॉन्टल 1 वर्टिकल. तो इसके तो हमें एरिया और पेरीमीटर के फॉर्मूला भी पता है. एरिया कितना होता है इसका, y/2 b प्लस 2y. सॉरी कितना था, मैं हर बार कंफ्यूज हो जाता हूँ इसमें. 2b प्लस वाई, 2b प्लस वाई. ठीक है. और पेरीमीटर था अपने पास b प्लस अंडर रूट ऑफ 5 इंटू वाई. ठीक है. दोनों की वैल्यू हमें पता है. एरिया हमारे पास है कितना 45.69, पेरीमीटर है कितना 28.10 मीटर. ठीक है ना. तो देखो दो अननोन बी और वाई, दो इक्वेशन, तो आसानी से इनको फाइंड आउट कर सकते हैं. कैसे करेंगे, इस वाली इक्वेशन से b की वैल्यू निकालो, कितनी हो जाएगी 28.10 माइनस अंडर रूट 5 इंटू वाई. ठीक है ना. इस वैल्यू को इसमें पुट कर दो, क्या हो जाएगा y/2 2 इंटू 28.10 माइनस अंडर रूट ऑफ 5y प्लस वाई इज इक्वल टू 45.69. तो ये एक तरीके से बाइनोमियल इक्वेशन बन जाएगी आपके पास. एक तरीके से क्या बनेगी, बाइनोमियल इक्वेशन बनेगी. ये बाइनोमियल इक्वेशन से जब आप सोल्व करोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1.834 मीटर. दो वैल्यू आएंगी आपके पास बाइनोमियल इक्वेशन से, या तो एक माइनस में होगी या बहुत ज्यादा होगी. ठीक है. दो वैल्यू आती है ना, या तो एक आपकी माइनस में होगी या एक बहुत ज्यादा होगी, जैसे कि 15-20 मीटर, तो उसको कंसिडर नहीं करेंगे. तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई कितनी 1.834 मीटर. इस वैल्यू को जब इसमें पुट करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, b इज इक्वल टू 28.10 माइनस अंडर रूट 5 इंटू वाई. तो आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी यहां से 24 मीटर. बी की वैल्यू आ जाएगी 24 मीटर. क्लियर है ना. और भी कुछ चीजें बची हुई हैं, लाइक एक बचा हुआ है आपके पास हाइड्रोलिक रेडियस. ठीक है, कैलकुलेट करके बताओ. और एक बचा हुआ है आपके पास बेड स्लोप. ये दोनों को कैलकुलेट करके बताओ. फॉर्मूलाज दिए हुए हैं आपको लेची थ्योरी के अकॉर्डिंग. ठीक है ना. तो दोनों को कैलकुलेट करके बता दो फटाफट. इस तरह के क्वेश्चन काफी बार पूछे जाते हैं. लेची थ्योरी से डिजाइन इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है. लेची थ्योरी की डिजाइन जो है इंपॉर्टेंट बनती है, पूछी जाती है.
बाकी जो हाइड्रोलिक रेडियस है 5/2 v² उसकी वैल्यू आप फाइंड आउट कर लोगे। बेड स्लोप का फॉर्मूला आपको पता है, उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे। तो दोनों की वैल्यू बता दो मुझे। आधा क्वेश्चन मैंने कर दिया, आधा क्वेश्चन आप करके बताओ फटाफट। अब तो बहुत ज्यादा पंगा होने लग गया। तुमको दिख रहा है नहीं दिख रहा? 0.7823 क्या? 0.7823 क्या है? हम्म आर आर नहीं होनी चाहिए यार, 0.7823 नहीं होनी चाहिए। वापस चेक करो। 1.6298 ये सही आंसर है। आपके पास हाइड्रोलिक रेडियस की वैल्यू आएगी 1.62। हाइड्रोलिक रेडियस की वैल्यू आएगी आपके पास 1.62 मीटर। ठीक है ना? और बेड स्लोप और बता दो कैलकुलेट करके। बेड स्लोप और बता दो। रेशियो की फॉर्म में लेना, बेड स्लोप हमेशा रेशियो की फॉर्म में आता है। लाइक 1/इतना 1/इतना इस तरीके से। ठीक है, पॉइंट्स की फॉर्म में नहीं लिखते अपन, इसको रेशियो के फॉर्म में लिखते हैं। मतलब जितना भी आया उसको एक से भाग कर देना तुम तो, मतलब एक में भाग दे देना। बेड स्लोप और बता दो फिर बंद करते हैं, ये बहुत पंगा करने लग गई। हम्म मैं बता देता हूं आंसर आपको। बेड स्लोप आएगा 1/7200 के आसपास। ठीक है ना? ये आपके पास बेड स्लोप आ जाएगा 1/7200। वेरी गुड, ये आपके पास आ जाएगा बेड स्लोप। ठीक है, तो अनलाइन कैनाल अपनी खत्म होती है। कल से हम नया पार्ट स्टार्ट करेंगे। आज ही करने का था, 5-6 मिनट बच रही थी, लेकिन इस लाइट में तो आप कुछ कर सकते नहीं। ठीक है ना? बाकी सबका आंसर आ जाना चाहिए। सर टाइम फैक्टर, अच्छा टाइम फैक्टर कैपेसिटी फैक्टर कैनाल के बता देंगे, कल बता देंगे। माइनर सी चीज, छोटी सी। नहीं तो अभी सुन लो अगर तुमको, पर ये लाइट में थोड़ी प्रॉब्लम होगी मुझे ऐसा लगता है, दिख तो है नहीं रहा है ना। चलो बचा कुचा कल करते हैं फिर। ओके, टाटा बाय बाय। थैंक यू।